नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड पर हमारा खास शो वंदे भारत। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस शो के जरिए हम राज्यों से जुड़ी हुई अनूठी, अनोखी और विकासात्मक खबरें करते हैं साझा। आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइंस का वंदे भारत में। बात होगी सबसे पहले छत्तीसगढ़ की कि किस तरह खौफ का अंत हो रहा है, क्योंकि एक हुनर की हो गई है बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। फिर आपको लिए चलेंगे मिशन साउथ कि आखिरकार कर्नाटक में ये नाटक चल क्या रहा है। कांग्रेस में बगावत और अदावत के जो ये सुर हैं वो क्यों बज रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। फिर बात होगी एक ऐसे सफेद सोने की जिसकी वजह से जब हम बंजर जमीन को और उपजाऊ बनाने की बात करते हैं, लेकिन कैसे ये सफेद सोना एक बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएगा, इस पर भी होगी चर्चा। और फिर बात, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा 2027 को पेश किया। सदन द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 पर सामान्य चर्चा लगभग 13 घंटे तक चली। इस चर्चा में 63 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। माननीय वित्त मंत्री जी ने दिनांक 11 फरवरी 2026 को चर्चा का उत्तर दिया। सदन द्वारा कुछ चयनित मंत्रालयों, विभागों की अनुदानों मांगों 2026-27 पर 16, 17 और 18 मार्च 2026 को चर्चा की गई और चर्चा समाप्ति के उपरांत उन पर मतदान किया गया। दिनांक 18 मार्च 2026 को ही केंद्रीय बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। इसके बाद सदन द्वारा वित्त विधेयक 25 मार्च 2026 को पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल 9 विधेयक पारित किए गए। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026, वित्त विधेयक 2026, उभय लिंगी व्यक्ति अधिकारों का संशोधन विधेयक 2026, प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य विधेयक 2026। सदन द्वारा 16 अप्रैल और 17 अप्रैल 2026 को संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026, संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026, परिसमन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई। ये चर्चा 21 घंटे 27 मिनट तक चली। इसमें 131 मान्य सदस्यों ने अपने विचार किए। ये संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। सत्र के दौरान 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मान्य सदस्यों ने लोकमत के 226 मामले उठाए गए। सभा में नियम 377 के अधीन 626 मामले उठाए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में एक वक्तव्य दिया गया। 30 मार्च 2026 को वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास के विषय पर 193 के अधीन एक अल्पकालीन चर्चा की गई। ये चर्चा 6 घंटे 7 मिनट तक चली। इसमें 36 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर के साथ संपन्न हुई। दिनांक 16 अप्रैल 2026 को आसन द्वारा सदन में भारत के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर द्वारा सफलतापूर्वक प्रथम क्रिटिकलिटी प्राप्त करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि का उल्लेख किया गया। माननीय सदस्य, आपके सहयोग से लोकसभा में इस सत्र की कार्य उत्पादकता 93% रही। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 121 वक्तव्य भारतीय भाषा में दिए गए, जिनका समांतर भाषांतरण सुचारू रूप से किया गया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री का, नेता प्रतिपक्ष का, विभिन्न दलों के नेताओं का और मान्य सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं।
मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में समृद्ध एजुकेशन को उनके द्वारा प्रदान की सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। अब सभी माननीय सदस्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान पे अपने स्थान पर खड़े होंगे। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया था और दूसरे दिन जो महिला आरक्षण बिल है, यानी कि जो संशोधन लाना 131वां संविधान संशोधन बिल है, वो पारित नहीं हो पाया। हालांकि अगर इन 3 दिनों की उत्पादकता की बात की जाए तो 93% वो उत्पादकता रही और इसीलिए 2/3 बहुमत सरकार हासिल नहीं कर पाई और साफ तौर पर ये बिल पारित नहीं हो पाया। तो लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर गया है। 298 बनाम 230 वोट पड़े और बिल पारित नहीं हो पाया और संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। 3 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया था और लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
कर दिया गया है। उत्पादकता के लिहाज से ये सत्र बेहतरीन रहा और जिस तरह से तमाम जो लोकहित जनहित के जो मुद्दे हैं अगर उनकी बात की जाए तो 93% यहाँ काम हो। महिला आरक्षण संशोधन देश की महिलाओं के लिए बड़ा झटका, क्योंकि ये पारित नहीं हो पाया। इस 3 दिन के विशेष सत्र के दौरान 2/3 बहुमत जो थी वो एनडीए हासिल नहीं कर पाई और 298 बनाम 230 वोट पड़े और बिल पारित नहीं हो पाया। और हालांकि लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और हमने देखा था कि इस 3 दिन के विशेष सत्र में कल का दिन बेहद अहम था, जब इस पर वोटिंग होनी थी और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जो तमाम सांसद हैं उन्हें अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर वोट करने की अपील की थी। लेकिन लोकसभा में 131वां संशोधन बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। बड़ी खबर, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है संसद को। 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी एनडीए सरकार, तो संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र का आज अंतिम दिन था। अभी हमने सुना लोकसभा स्पीकर को, उन्होंने ये ऐलान किया कि अब जो संसद है उसे अनिश्चितकालीन, लोकसभा की जो पूरी कार्रवाई है उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल दूसरे दिन पारित नहीं हो पाया था अगर देखा जाए 131वां संशोधन बिल। शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो ये जो विशेष सत्र है इसमें भले ही उत्पादकता जो है वो 93% रही हो, लेकिन जिस तरह से बिल पारित नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बड़ा झटका महिलाओं के उस नेतृत्व की बात जो लगातार सरकार समझाना चाह रही थी। और हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के साथ तमाम सांसदों को अपील किया था कि वो वोट डालें। देखिए, बजट सत्र का दूसरा चरण एक तरह से संपन्न हुआ और हम देखेंगे कि बजट सत्र अब लोकसभा का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। कुल 9 विधेयक पास हुए हैं और ये जो विशेष सत्र बुलाया गया था 3 दिन का, जिसमें 16, 17 और 18, इसमें महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर 2 दिन चर्चा हुई, लेकिन 2/3 बहुमत उस पर 2/3 बहुमत से वो पास नहीं हो पाया। और निश्चित तौर पर देश की महिला ये उम्मीद कर रही थी कि ये सभी दलों के बीच एक सहमति बनेगी और ये विधेयक सदन से पारित होगा और 2029 से ही लोकसभा में 1/3 महिला आरक्षण का रास्ता साफ होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के रुख की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। जहाँ तक संसद में विधायी कामकाज का सवाल है तो बजट सत्र में कुल 9 विधेयक पारित हुए हैं और उस लिहाज से उत्पादकता ठीक रही है, 98% कामकाज भी हुआ है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था और सरकार ने, सत्ता पक्ष ने उम्मीद की थी कि तमाम विपक्षी दल भी इस बात पर सहमत होंगे कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण देश की लोकसभा में लागू किया जाए और राज्यों की विधानसभाओं में, उस पर विपक्षी दलों का जो रवैया था वो एक तरह से सरकार के साथ सहमत नहीं था और सत्ता और विपक्ष के बीच उसमें एक टकराव देखने को मिला। और अब सत्ता पक्ष बीजेपी आरोप लगा रही है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में चाहती ही नहीं थी कि देश में महिला आरक्षण जल्द से जल्द लागू हो, इसलिए कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के सहयोगी ने इस विधेयक के विरोध में मतदान किया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, देश भर में बीजेपी कांग्रेस और सहयोगी दलों के रुख के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। कल हमने मकर द्वार पर प्रदर्शन देखा, आज तमाम महिला सांसद बीजेपी की ये कह रही हैं कि कांग्रेस का महिला विरोधी जो रुख है वो सामने आ गया है। तो निश्चित तौर पर अब संसद से बाहर सड़क पर हम देखेंगे कि सत्ता और विपक्ष के बीच तीर चलेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगेंगे। बीजेपी अब इसे बहुत मजबूती तर्क के साथ ये बता रही है कि किस तरह से समय समय पर महिला आरक्षण रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। शैलेंद्र, लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा कि क्योंकि ये बजट सत्र के दौरान विशेष सत्र बुलाया गया था और ऐसे में कई ऐसे लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़े हुए जो मुद्दे थे जो सांसदों ने संसद के उस मंदिर में उठाए, तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये सत्र उत्पादक रहा है। देखिए, अगर आप बजट सत्र के दोनों चरणों की बात करें तो हम जानते हैं कि पहले चरण में बजट पेश होता है, फिर जब दूसरे चरण में उसको अनुदान मांगों को पारित करने के साथ बजट पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। वो कामकाज संपन्न हुआ, 9 विधेयक भी पारित हुए। वेस्ट एशिया क्राइसिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया।
इससे पहले हमने देखा कि विदेश मंत्री की तरफ से भी सदन में समय समय पर सूचित किया गया और तमाम महत्वपूर्ण बयान सरकार की तरफ से आए। विधायी कामकाज में भी देखें तो महत्वपूर्ण बिल पारित हुए, प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए दोनों सदनों में, और शून्यकाल में मुद्दे भी उठाए गए। तमाम सांसदों को, उसमें नए सांसद हैं, उनको मौका भी मिला। लेकिन जो विशेष सत्र बुलाया गया था महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पारित करने के लिए, वो 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया और उसको लेकर हम देख रहे हैं कि टकराव देखने को मिला है सत्ता और विपक्ष के बीच। बाकी कामकाज के लिहाज से देखें, विधायी कामकाज के लिहाज से या फिर सांसदों को मौका मिलने के लिहाज से, चर्चा के दौरान उनकी हिस्सेदारी के लिहाज से, तो उसमें एक संतोष जताया जा सकता है कि ठीक ठाक कामकाज इस सत्र के दौरान देखने को मिला है लोकसभा में। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे थे कि 2 दिन इस पूरे बिल को लेकर जो सियासी माहौल है वो गर्म रहा, चर्चाएं जो हैं वो वहाँ पर की गई। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा में चर्चा के दौरान जवाब दिया। ऐसे में विपक्ष एक मत नहीं हो पाया और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जो 2/3 बहुमत थी वो एनडीए हासिल नहीं कर पाई। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ये टकराव की स्थिति थी, क्या महज सिर्फ टकराव दिखाने के लिए था? क्योंकि लगातार जो नैरेटिव विपक्ष फैला रहा था उसे गृह मंत्री अमित शाह ने अपने वक्तव्य से और प्रधानमंत्री ने हर एक तर्क के साथ ध्वस्त किया था संसद में। आचल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था पहले ही दिन जब ये विधेयक सदन के पटल पर पेश हुआ था लोकसभा में कि क्रेडिट उन्हें नहीं चाहिए, सभी क्रेडिट ले लें लेकिन महिलाओं को आरक्षण जल्दी से मिले और उस दिशा में सभी सहयोग करें। सांसदों से अपील की थी, राजनीतिक दलों से अपील की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को ये लगा कि जो भी सरकार लेकर आएगी, जो भी केंद्र सरकार आगे जिस महत्वपूर्ण फैसलों पर बढ़ेगी उसका विरोध करना है। और ये बात अखिलेश यादव ने खुलकर कही भी कि उन्हें भरोसा नहीं है सत्ता पक्ष पर और वो जो कदम उठाएंगे वो उनका विरोध करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब ये बार बार बात साफ की गई थी कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण लागू करने के लिए संशोधन लाया गया है, तो फिर आपत्ति किस बात की थी? सत्ता पक्ष ने जब स्पष्टता से कहा कि दक्षिण के राज्यों का जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, प्रतिनिधित्व है, वो कम नहीं होगा। 23 कुछ फीसदी अभी है और 23 उससे ज़्यादा फीसदी परिसीमन के बाद होगा। 129 सीट अभी है लोकसभा की दक्षिण के 5 राज्यों में, वो बढ़कर 195 में हो जाएगी। फिर कहाँ पर दिक्कत है? लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों को लगता था कि कहीं क्रेडिट सत्ता पक्ष बीजेपी को न मिल जाए या फिर अलग अलग मुद्दों पर वो सरकार को घेरना चाहते थे। लेकिन सवाल यही है कि राजनीति हो सकती है, मतभेद हो सकता है, अलग अलग विचारधारा हो सकती है। जब महिला आरक्षण की बात थी, जिन पर आप बार बार ये कह रहे थे कि आप पक्ष में हैं, आप चाहते हैं कि तुरंत लागू हो, तो फिर जब जल्दी लागू करने की बात आई तो उस पर आप मुकर क्यों गए? उस पर आपने बहाना क्यों बनाया? परसीमन का बहाना हो या फिर ओबीसी का बहाना हो, इस तरह के तमाम आपने बहाने बनाए। जबकि सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर इतिहास का उदाहरण देके कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी तक जब जब कोई मुद्दा आया, किस तरह से ओबीसी के हितों के खिलाफ उन्होंने बात की थी और ओबीसी से जुड़े जो सिफारिशें थी, चाहे वो काकेलकर कमेटी की रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन हो, उसको लागू नहीं करने का काम किया गया था कांग्रेस की सरकारों में। तो इस तरह से हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला। अब ये लड़ाई हम देख रहे हैं कि सदन से बाहर सड़क पर भी निकल गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए, नेताओं के बयान के जरिए, प्रदर्शन के जरिए आज बीजेपी राहुल गांधी के आवास पर प्रदर्शन भी करने जा रही है। वही शैलेंद्र, आपने बहुत अहम बात कही, क्योंकि परिसीमन का डर दिखाकर लगातार विपक्ष भ्रम फैला रहा था और इसी भ्रम को दूर करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि जिस साउथ यानी दक्षिण के राज्यों की वो बात कर रहे हैं वहाँ पर सीटों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसके बावजूद, सदन में उनका ये वक्तव्य देने के बावजूद भी विपक्ष एक मत होकर इस पर वोट नहीं कर पाया। देखिए, विपक्ष ने मन बना लिया था, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल ने, कि इस बिल का विरोध करना है। जहां तक दक्षिण की भागीदारी की बात है, परसीमन में तो सीटें बढ़ेंगी, चाहे उत्तर में हो, दक्षिण में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो। चिंता इस बात की थी कि दक्षिण की भागीदारी कम न हो। उस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया कि चाहे वो प्रतिशत के हिसाब से देखे, चाहे सीटों के हिसाब से देखे, दक्षिण की भागीदारी भी बढ़ने वाली है। तो वहाँ पर कोई वो बात नहीं है कि परसीमन की वजह से दक्षिण का प्रतिनिधित्व घटने वाला है, क्योंकि तकरीबन 24% प्रतिनिधित्व होगा परसीमन के बाद, जो अभी 23% से महज कुछ ही ज़्यादा है।
तो इसमें ये चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया गया और इस बात को लिखित तौर पर देने की गारंटी संशोधन के जरिए सत्ता पक्ष ने पेशकश की थी। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इस बात पर नहीं माने। और वहीं शैलेंद्र, साफ तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में वक्तव्य देते हुए बहुत अहम बात ये कही थी कि ये महिलाओं का हक है, कम से कम उन्हें आने दीजिए। यानी कि एक पूर्वाग्रह से अगर आप ग्रसित हैं, उस पूर्वाग्रह को तोड़िए, क्योंकि जिस विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा कि वो विकास जो है अगर हम चाहते हैं तो वो आधी आबादी को ये हक दिए बिना मुमकिन नहीं है। देखिए आंचल, ये विधेयक जो लाया गया था उसमें स्पष्ट तौर पर यह प्रावधान था कि हम 2011 की जनगणना को देखते हुए 2029 से ही ये आरक्षण, महिला आरक्षण 33% लागू करें, जिसमें एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो अभी जो आरक्षण है लोकसभा सीटों में, उसी लिहाज से इन आरक्षित सीटों पर भी होना था जो महिलाओं के लिए आरक्षित हो। तो पहला तो विरोध एक तरह से बीजेपी का आरोप है एससी और एसटी समुदाय का किया है, ये जो आरक्षण का, महिला आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने। दूसरा, महिलाओं के हक जो 2029 से ही मिलना था, उसे और आगे एक तरह से देखिए उसको इंतजार करना पड़ेगा, जो कई दशकों का इंतजार है वो और लंबा हो गया है। तीसरी बात यह है कि अब निशिकांत दुबे जैसे नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल दक्षिण का भी हित ये कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है, वरना अगर अब मौजूदा सीटों पर अगर आप देखें तो सीटें घट जाती, चूँकि महिला आरक्षण के लिए महिला सीटें अलग रखनी पड़ती और मौजूदा सीटों में तो फिर कम सीटों पर बाकी लोग चुनाव लड़ते, तो फिर परिसीमन के बाद जब सीटें बढ़ रही थी तो दिक्कत क्या थी? तो क्या वास्तव में दक्षिण के हित की भी चिंता नहीं है? ये निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया है आज मीडिया से बातचीत करते हुए। कांग्रेस की तरफ से अलग तर्क हैं। शशि थरूर जैसे नेता कह रहे हैं कि दक्षिण ने प्रगति की, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, तो वो सब ध्यान रखा जाना चाहिए, आप 543 सीटों पर ही लागू कर दीजिए। उनके अपने तर्क हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर सामने उभर कर आई है कि 2029 से जो आरक्षण लागू हो सकता था महिलाओं का, उसको रोकने का काम संसद के अंदर कांग्रेस, लेकिन इसमें एक चीज और शैलेंद्र, क्योंकि बीजेपी का ये आरोप, क्योंकि अलग कांग्रेस के नेताओं के भी अलग अलग मत हैं। जैसे कि एक मत ये भी है कि 2011 की जनगणना को क्यों उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त अगर देखा जाए तो कांग्रेस शासित कई ऐसे राज्य थे जहां पर जनसंख्या कम थी, ये उनका एक मत है। ऐसे में एक मत ये भी है कि परिसीमन को लेकर कहीं ना कहीं इस महिला आरक्षण बिल के अंतर्गत परिसीमन का जो अपना मुख्य एजेंडा है वो भाजपा करना चाह रही है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो खास तौर पर जिस नेतृत्व को लाने की बात की जा रही थी, महिला आरक्षण बिल के द्वारा जो हम चाहते थे पॉलिटिकली महिलाएं मुख्य तौर पर रिप्रेजेंट हो पाएं, उसमें तो कहीं ना कहीं रोड़ा बनकर विपक्ष ने ये किया ही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों का यह कहना था कि आपने 2011 की जनगणना का आधार क्यों लिया? जनगणना हो रही है और जातीय जनगणना हो रही है, उसके बाद आप वो आधार लेते, तो आप क्या, इसकी जल्दबाजी क्या है? ये एक तरह से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने रुख उठाया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि देखिए 1971-76 से फ्रीज है और अब 2026 आ गया है, तो कब तक इंतजार करें और कितना आगे जाएं? आगे जब जनगणना होगी, आगे जब जो है आंकड़े आएंगे तो उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल आप आरक्षण दीजिए, नहीं तो फिर 2029 में भी ये संभव नहीं हो पाएगा। फिर इसमें दिक्कत क्या है? तीसरी बात यह है कि परिसीमन को लेकर विपक्ष को लगता है कि परिसीमन आयोग जो फैसला करेगा उसमें कोई एक तरह से देखें तो उस पर आपत्ति जताने का अधिकार नहीं रह जाएगा, या फिर वो एक फाइनल होता है तो कहीं सत्ता पक्ष अपने हिसाब से परिसीमन ना करा ले। एक तरह से एक मन की बात है, क्योंकि परिसीमन एक आयोग बनता है, उसमें तमाम सारे फैक्टर देखे जाते हैं, उसके बाद सीटों का अपने हिसाब से डिलिमिटेशन होता है और उसमें तमाम मानक देखे जाते हैं। अब विपक्ष की अपनी आपत्तियां हैं, अपने संदेह हैं और सत्ता का विरोध है, इसलिए उन्हें लगता है कि ये इस बिल पर विरोध करना चाहिए और एक साथ एकजुटता से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने इस बिल पर विरोध में मतदान किया। अब सवाल यही है कि जनता के बीच दोनों जाएंगे, कौन अपनी बात ढंग से समझा पाएगा? और बीजेपी को लगता है
कि वो चूंकि बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी जी। ने किया, उनके सहयोगी दलों ने किया है, तो ये बिल्कुल साफ है कि वो नहीं बहुत अहम चाहते बात थे कि आपने महिला कही, और आरक्षण खास तौर पर 2029 से लागू परिसीमन हो की अगर और बात वो की महिलाओं जाए, को और देश की जनता को बताया जाए। बिल्कुल परिसीमन की बात की तो कुछ नया नहीं है और ये संवैधानिक तौर पर किया जाता तमाम कार्य प्रणालियों को देखते हुए। आप बने रहिएगा। शैलेंद्र हमारे साथ सुवेश भी जुड़ गई हैं। सुवेश, हम जानते हैं कि ये 3 दिनों का जो विशेष सत्र रहा वो अपने आप में अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक तो था ही, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस बिल के पारित होने की उम्मीद आधी आबादी कर रही थी वो बिल पारित नहीं हो पाया। और ऐसे में अब साफ तौर पर जब संसदीय जो कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी और महिलाओं को उनका हक हम देकर रहेंगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। जी बिल्कुल, देखिए लगातार 3 दिवसीय ये जो विशेष सत्र रखा गया था ना, ये विशेष सत्र ऐतिहासिक हो सकता था महिलाओं को लेकर के लिए। ये सत्र था ही हमारे देश की आबादी महिलाओं के लिए। लेकिन इस सत्र में अब आप कह सकते हैं कि जब पूरा इतना लंबा सत्र चलने के बाद पूरी चर्चा हुई इसके ऊपर, इसके बाद जब अंत में निर्णय का जो समय आया, उस समय जो हमने विपक्ष का रुख देखा, यकीनन पूरा देश की जो महिलाएं हैं वो देखकर उसे निराश हुई हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो 3 दिवसीय सत्र रखा गया था ये ऐतिहासिक सत्र बन सकता था महिलाओं को लेकर के। वो महिला जो पंचायती राज में तो खड़ी हो सकती है, लेकिन जब वो सदन यानी कि अपने देश का सर्वोच्च स्थान सदन में आने की उसकी बारी आई तो उस वक्त विपक्ष पीछे हट गया। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास टूटा है, क्योंकि वो महिला जो लगातार जिसने सफर तय किया है अपनी रसोड़े से लेकर के सदन तक का, जब वो बाहर निकलती है तो उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी के साथ साथ उसका आत्मविश्वास होता है। जब उस आत्मविश्वास पर आघात होता है ना, तो जो आज आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार देश भर में महिलाओं का आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है, ये यही होता है। देखिए लगातार सत्ता पक्ष ने, सत्ता और विपक्ष, इन 2 तरीकों से राजनीति होती है, सदन में होती है, हम सभी देखते हैं। लेकिन जब बात किसी के आरक्षण की हो, खासकर उस महिला की हो जो कि दशकों से सिर्फ सहती आ रही है, जब बारी उसके बात की रखे जाने की हो, तो उस वक्त हमें राजनीति से परे होकर सोचना चाहिए। और इसका उदाहरण कल हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में भी कहा कि जब आप इस पर अपना वोट करें तो आप राजनीति के बारे में मत सोचिएगा, आप अपनी घर की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, माँ हैं, उनके बारे में सोचिएगा। क्योंकि देखिए जब देश महिला आगे बढ़ेगी, हम कहते भी हैं कि जब एक महिला पढ़ती है, बढ़ती है आगे, तो वो सिर्फ खुद नहीं बढ़ती, न सिर्फ एक परिवार को बढ़ाती है बल्कि अपने साथ 2 परिवारों को लेकर चलती है, समाज को लेकर चलती है और देश को लेकर चलती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हम देख सकते हैं कि हमारे सदन में है महिलाएं और साथ में जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक ऐसे समाज से आती हैं जहां महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, उसके बावजूद भी आज वो पूरे देश का नेतृत्व कर रही हैं, भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रही हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप एक बार आने तो दीजिए महिलाओं को, उनको बढ़ने तो दीजिए, यकीनन आपका भी नाम रोशन होगा। और इसलिए हमने देखा भी, तरीके से हमने देखा कि कल, इसीलिए हमने देखा भी है कि राजनीति में जिस तरह से महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा प्रूव करके दिखाया। और इसीलिए जब हम कल सांसद ललन सिंह को सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये कहा जा रहा है कि ये जल्दबाजी में लाया गया। ये जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर एक एक पॉइंट को आगे आने वाले जो हम दशक देख रहे हैं, जो विकास से जुड़े हुए हैं, महिलाओं के विकास से जुड़े हुए हैं, जिससे आर्थिक विकास जुड़ा है भारत का, उसे सोच समझ कर इसे लाया गया था। लेकिन विपक्ष के चलते ये पारित नहीं हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और साफ तौर पर देखा जाए तो अभी जो लोकसभा है और राज्यसभा, उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। और महिला आरक्षण से जुड़ा जो बिल था, जो 131वां संविधान संशोधन बिल था, वो पारित नहीं हो पाया। खासतौर पर जिस तरह एक अड़ियल रवैया विपक्ष का रहा और विपक्ष ने जिस तरह जब वोटिंग हुई तो उसके खिलाफ वोट करके कहीं ना कहीं जिस तरह से हम महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात कर रहे थे राजनीति में, उसमें फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो रोड़ा अटकाने का काम किया है। वंदे भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और खबरों का सिलसिला टीवी न्यूज़ पर रहेगा जारी।